तो अब हम बात करेंगे इंडियन फाइनेंशियल मार्केट की, ठीक है, एंड इंश्योरेंस की, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट और इंश्योरेंस जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट बनाता है यार, है ना, हमारे पास इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस का। हर साल एक तो क्वेश्चन आता ही यार फाइनेंशियल मार्केट या फिर सिक्योरिटीज़ से। इसके बाद हम क्या देखेंगे, सिक्योरिटीज़ देखेंगे, सिक्योरिटीज़ इन इंडिया, ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट से हम 24 क्वेश्चन बनाएंगे टोटल, और सिक्योरिटीज से भी हमारे पास लगभग 25 से 30 क्वेश्चन है यार, ठीक है। सो वो हम बना के एकदम कॉन्सेप्ट को एकदम सॉलिड कर लेंगे। सो कॉन्सेप्ट तो नहीं होते इकोनॉमिक्स ज़्यादातर, है ना, इकोनॉमिक्स चीज़ें, है ना, ज़्यादातर इन्फ्लेशन बैंकिंग सब में कॉन्सेप्ट होता है, बट बाकी सब चीज़ों में तो चीज़ें फैक्चुअल होती है, टू द पॉइंट। हमको पॉइंटर्स में चीज़ें इंपॉर्टेंट याद होनी चाहिए। वो हम कैसे कर रहे हैं यार, एमसीक्यू से कर रहे हैं। बिकॉज आप समझना, आप थ्योरेटिकली आप जाओगे ना तो आपको समझ नहीं आएगा, आपके दिमाग के डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा, एग्जाम में कंफ्यूज आएगा कि यार क्या सही था क्या गलत था, क्या मैंने पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था। तो जो डिफ्रेंशिएशन है सही गलत का, वो जब एमसीक्यूज बनाते हैं हम सही तरीके से, सही एक्सप्लेनेशन के साथ, तब हमको समझ आता है यार। वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, विद रेफरेंस टू ट्रेजरी बिल कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको बात किसकी करनी है, ट्रेजरी बिल्स की बात करनी है। दी ट्रेजरी बिल्स है ना, तो आपको पता होना चाहिए फाइनेंशियल मार्केट दो तरह के होते हैं, एक मनी मार्केट, एक कैपिटल मार्केट, ठीक है। और ऐसे बोल सकते हो एक प्राइमरी मार्केट, एक सेकेंडरी मार्केट, है ना। और सेकेंडरी मार्केट में हमारे पास मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। जो मनी मार्केट में शेयर इशू होते हैं, कैपिटल मार्केट में शेयर ट्रेड होते हैं। तो ट्रेजरी बिल्स जो है वो मतलब ऐसा होता है यार, देखो फाइनेंशियल मार्केट जो होता है, जो फाइनेंशियल मार्केट होता है, वहाँ पे हमारे पास दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो हमारे पास कैपिटल मार्केट होता है, एक मनी मार्केट होता है, ठीक है। एक मनी मार्केट, एक कैपिटल मार्केट, ठीक है। मनी मार्केट में हमारे पास मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिसमें हमारे पास ये जो है कॉल मनी हो गया, अभी जो हम देख रहे हैं ट्रेजरी बिल्स हो गया, है ना। जनरली जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जनरली शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होते हैं, है ना। एंड जनरली ये जो है गवर्नमेंट सेक्टर की चीज़ें होती है ना, लेस देन 1 ईयर तक के लिए चीज़ें हैं ये, ठीक है। और यहाँ पे कमर्शियल बिल्स आते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कमर्शियल बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, ठीक है ना, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ये हमारे पास है। तो ये सब चीज़ें होती है मनी मार्केट में। उसके बाद कैपिटल मार्केट होता है प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में हमारे पास शेयर इशू होते हैं, शेयर क्या होते हैं, इशू होते हैं। एंड सेकेंडरी मार्केट में शेयर ट्रेड होते हैं, शेयर या फिर स्टॉक जो हैं वो सब। ट्रेजरी बिल्स आर यूज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू फुलफिल इट्स लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी। क्या ये सही है भाई? मैंने बताया कि जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जनरली शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ये क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है। ये होते हैं लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट। एंड लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है यार? मोर देन लेस देन 1 ईयर, ठीक है। एंड जनरली मोर देन 1 ईयर। सो दिस इज इनकरेक्ट। क्या बोल रहा है यार? हमसे बोल रहा है कि दिस आर लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी को फुलफिल करने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। नो, दे आर फॉर द शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। बैंक कैन नॉट कीप ट्रेजरी बिल्स एस SLR अप्रूव्ड सिक्योरिटी। देखो भाई गलत बोल रहा है, बिकॉज RBI बोलती है कि SLR जो आपको सेल्फ लिक्विडिटी रेशियो है, खुद के पास जो पैसा रखना पड़ता है इमरजेंसी के समय चीज़ें काम आएगी, उसमें आप ट्रेजरी बिल्स को भी रख सकते हो, उसे सिक्योरिटीज़, ठीक है। वहाँ पे आप सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में, है ना, आप ट्रेजरी बिल्स को भी रख सकते हो। तो ये बोल रहा है कैन नॉट कीप ट्रेजरी बिल्स बोल रहा है, तो गलत बात है यार, ठीक है। हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, कोई सा भी करेक्ट नहीं है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे नाइदर 1 नॉट 2। क्वेश्चन नंबर 2 है विद रेफरेंस टू कॉल मनी मार्केट। हमने देखा भाई कॉल मनी जो है वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। कॉल मनी इज एन इंटर बैंक मनी मार्केट वेयर फंड्स आर बोरोड एंड लेंट। बिल्कुल सही बात है, दो बैंकों के बीच में आपस में क्या होता है? पैसा का लेन देन होता है। इन दी कॉल मनी मार्केट बोरोइंग्स कैन टेक प्लेस ओनली अगेंस्ट सिक्योरिटीज़। क्या जो बोरोइंग होती है सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटीज़, मतलब जब सपोज करो आपके पास ये बैंक ए है, ये बैंक बी है, तो जब बैंक ए सपोज करो इससे लोन मांगेगा, मतलब बैंक बी लोन मांग रहा है, तो क्या करे? सपोज ए लिए पैसा दिया, तो क्या बी को कुछ सिक्योरिटी देना ही पड़ेगा, कोई कागजात रखना ही पड़ेगा? नो, इट इज़ विथ और विदाउट इट, ओके। विथ और विदाउट भी हो सकता है। कभी कभी चीज़ें भरोसे पे भी चलती है यार। इंडिविजुअल आर आल्सो अलाउड टू बोरो एंड लैंड इन दी कॉल मनी मार्केट। ना भाई, यहाँ पे इंडिविजुअल्स आर अलाउड नहीं होते, यहाँ पे शेड्यूल कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, ये हमारे पास अलाउड होते हैं, ठीक है।
ठीक है। तो यहाँ पे मैं दो चीज़ बता रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, ये हमारे पास क्या कर सकते हैं, कॉल मनी से पैसा ले सकते हैं। ठीक है, ये पैसा ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। तो दे एक्ट एज बोथ बोरोवर एंड लेंडर, बोथ बोरो एंड लैंड। बट कुछ ऐसे हैं जो कि सी पर सी पैसा दे सकते हैं लेंडर्स के फॉर्म में। तो LIC जो है, GIC जो है, म्यूचुअल फंड्स जो हो गए, है ना, IDBI जो कि इम्पॉर्टेंट है, नाबार्ड हो गया, ये सी पर सी पैसा दे सकते हैं। दे ओनली लैंड मनी, और उस पर जो ब्याज मिलता है उससे कमाते हैं, पैसा किसी से उधार ले नहीं सकते। तो याद रखना, ये भी क्वेश्चन आता है यार। ठीक है, करेक्ट हमसे पूछा, कट जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कैश मैनेजमेंट बिल्स आर नॉट स्टैंडर्ड एंड डिस्काउंटेड इंस्ट्रूमेंट इशूड फॉर मैच्योरिटी लेस देन 91 डेज। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है जो कैश मैनेजमेंट बिल्स हैं यार, कैश मैनेजमेंट बिल्स आर नॉन स्टैंडर्ड, बिल्कुल सही बात है, दे आर नॉन स्टैंडर्ड एंड दे डिस्काउंटेड इंस्ट्रूमेंट, है ना, ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है, एंड इट इज़ इशूड फॉर लेस देन 91 डेज, बिल्कुल सही बात है। गवर्नमेंट को जो मिसमैच होता है, जिसमें हमने ट्रेजरी बिल्स की बात की, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की बात की ना, ये मनी मार्केट में, वहाँ पे आप बात कर सकते हैं अबाउट दी कैश मैनेजमेंट बिल, ये भी इसी का एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, सो दिस इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द कैश मैनेजमेंट बिल्स आर सिमिलर टू ट्रेजरी बिल्स इन टर्म ऑफ देयर रिडेम्पशन। देखो भाई, जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट दोनों हैं, बट जो हमारे पास कैश मैनेजमेंट बिल्स है ना, दे आर सिमिलर टू ट्रेजरी बिल्स इन दैट दे आर इशूड एट डिस्काउंटेड प्राइस एंड दे आर रिडीम्ड एट द फेस वैल्यू एट मैच्योरिटी। सो ये बोल रहा है इन टर्म्स ऑफ रिडीमेशन, बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, बिकॉज दोनों में ट्रेजरी बिल्स होता है। सपोज करो 100 रुपये का ट्रेजरी बिल है ना, 100 रुपये का ट्रेजरी बिल है, तो उसको क्या किया जाएगा, आपको इशू किया जाएगा। सपोज करो एक आदमी ए है ना, इसको इशू किया जाएगा कितना रुपये पे, 90 रुपये में इसको दिया जाएगा। लेकिन ये जब आदमी बी इसी को किसी को बेचेगा, सेल करेगा, तो ये बी आदमी इसको कितना रुपये देगा, 100 रुपये देगा। ठीक है, मतलब इट इज़ रिडीम एट द फेस वैल्यू, इट इज़ इशूड एट डिस्काउंटेड प्राइस, इट इज़ इशूड एट डिस्काउंटेड प्राइस एंड इट इज़ रिडीम एट द फेस वैल्यू, फेस वैल्यू इज़ 100। तो जो फायदा मिला इसको 90, 100 माइनस 90 इट इज़ 10, है ना। इस प्रकार से, इस तरह से कमाते हैं वो लोग। ठीक है, सो दोनों में क्या ये भी कैश मैनेजमेंट बिल भी ऐसे ही काम करते हैं। दे आर सिमिलर इन बोथ वेज बिकॉज दे आर इशूड एट ए डिस्काउंटेड प्राइस एंड दे आर रिडीम एट द फेस वैल्यू। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन बोल रहा है वो गलत बोल रहा है यार, रिडेम्पशन के टर्म्स में दोनों सिमिलर हैं। ठीक है, मतलब सॉरी डिफरेंट है ना, दोनों डिस्काउंटेड प्राइस में इशू किए आते हैं, रिडीम कहते हैं फेस वैल्यू, इस प्रकार से वो सिमिलर है, तो गलत बोल रहा है। करेक्ट हमसे पूरा करेक्ट हो जाएगा हमारे पास 3 का A। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमसे क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा गया है। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट आर ट्रेडेड डायरेक्टली बिटवीन द कैपिटल रेजर एंड द इंस्ट्रूमेंट परचेसर। जो सिक्योरिटी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट होते हैं डायरेक्टली ट्रेड होते हैं क्या? हाँ भाई, ये स्टेटमेंट सही कि गलत है? गलत है, बिकॉज हमारे पास क्या होता है भाई ट्रेड करने के लिए, है ना, प्राइमरी मार्केट होता है क्या? हमने देखा है फाइनेंशियल मार्केट में कैपिटल मार्केट होता है, एक मनी मार्केट होता है ना, और उसमें प्राइमरी मार्केट में शेयर इशू करते हैं। ठीक है, सेकेंडरी मार्केट में हमारे पास क्या करते हैं, इसको शेयर को ट्रेड करते हैं। सो कैपिटल रेजर एंड इंस्ट्रूमेंट परचेसर इज नोन एज प्राइमरी मार्केट। ठीक है, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, सिक्योरिटी ऑफ द सिक्योरिटी दिस इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट आर ट्रेडेड डायरेक्टली बिटवीन द कैपिटल रेजर एंड द इंस्ट्रूमेंट परचेसर। देखो भाई, कैपिटल रेज कहाँ पे होते हैं, प्राइमरी मार्केट में। ठीक है, सो ये बोल रहा है कि डायरेक्टली ट्रेड हो जाते हैं, ये गलत बोल रहा है यार, बिकॉज इशू किए जाते हैं प्राइमरी मार्केट में, उसके बाद ट्रेड होते हैं सेकेंडरी मार्केट में। इक्विटी मार्केट एक तरह से सिक्योरिटी मार्केट मतलब कैपिटल जो स्टॉक मार्केट है उसकी बात हो रही है। ठीक है, ये प्राइमरी मार्केट में होता है, सिक्योरिटी मार्केट में नहीं होता। सिक्योरिटी मार्केट इधर से कैपिटल मार्केट की बात हो रही है, मतलब कैपिटल नहीं, स्टॉक मार्केट, यदि सेकेंडरी मार्केट की बात हो रही है, जो कि ऐसा नहीं होता भाई, क्योंकि जो डायरेक्टली कैपिटल रेजर एंड इंस्ट्रूमेंट परचेसर के बीच जो ट्रेड होता है वो प्राइमरी मार्केट में होता है। इक्विटी मार्केट इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मार्केट। भाई जो इक्विटी मार्केट है ना, क्योंकि प्राइमरी मार्केट में क्या होते हैं, प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज क्रिएट होते हैं। ठीक है, इक्विटी मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट। ठीक है, उस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, इट इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मार्केट, तो दिस इज इनकरेक्ट।
शेयर सोल्ड एट द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आर द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मार्केट। भाई सोल्ड हो रहे हैं ना, एक्सचेंज हो रहे हैं, तो ये सेकेंडरी मार्केट के एग्जांपल, बिकॉज प्राइमरी मार्केट में इशू होते हैं यार। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, शेयर इशू होते हैं। इनकैट पूछा गया तो तीनों के तीनों इनकैट है, आंसर हो जाएगा 4 का डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्वेट इक्विटी। हमको बात किसकी करनी है, रिगार्डिंग द रेगुलेशन ऑफ स्वेट इक्विटी इन इंडियन इकोनॉमी। तो स्वेट इक्विटी की बात करनी है अपने को। स्वेट इक्विटी रिफर्स टू शेयर इशूड बाय द कंपनी टू इट्स एम्प्लॉय फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन। जो नॉन कैश कंसिडरेशन के लिए जो शेयर इशू किए जाते हैं उसके एम्प्लॉय को, उसको हम स्वेट इक्विटी बोलते हैं। क्या, बिल्कुल सही बात है। देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर दैट कैन बी इशूड बाय अ लिस्टेड कंपनी। ना भाई ना, यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम लिमिट है यार, क्योंकि एक हमारे पास एक साल में मैक्सिमम जो आदमी इशू कर सकता है ना शेयर, वो है 15%। ठीक है, companies are only allowed to provide sweat equity benefit to employees who are exclusively working for a company and not to any of the group companies including a subsidiary or associate। क्या सब्सिडरी और एसोसिएट को ये अपने पास स्वेट इक्विटी नहीं दे सकते भाई? ना, बिल्कुल दे सकते हैं यार। उन लोगों को जो सब्सिडरी के जैसे काम कर रहे हैं, एसोसिएट के जैसे काम कर रहे हैं, उनको भी दे सकते हैं। सो दिस इज इनकरेक्ट यार। तो हमसे क्या पूछा गया है, करेक्ट तो पूछा गया, कट जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो हमको बात किसकी करनी है, डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की बात करनी है यार। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हमको बात करनी है डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की। ठीक है, डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स में क्या है, डिजिटल बैंकिंग यूनिट आर स्पेशलाइज्ड फिक्स्ड पॉइंट बिजनेस यूनिट दैट प्रोवाइड डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। बिल्कुल सही बात है यार। हमारे पास जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स हैं, है ना, वो स्पेशलाइज्ड हैं कुछ पॉइंट बिजनेस यूनिट करने के लिए, डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए। बिल्कुल सही बात है यार। These units can be set up by commercial bank including regional rural banks and payment banks। के जो डिजिटल सर्विस यूनिट है उसको कमर्शियल बैंक्स या फिर रीजनल रूरल बैंक सेटअप कर सकते हैं यार। हाँ, बिल्कुल सही बात है। कमर्शियल बैंक तो सेटअप कर सकते हैं, लेकिन कमर्शियल बैंक के अंदर रीजनल रूरल बैंक्स जो हैं, पेमेंट बैंक्स जो हैं, ये सेटअप नहीं कर सकते। लोकल एरिया बैंक्स जो हैं, ये इसको सेटअप नहीं कर सकते। ये एक्सेप्शन है यार कमर्शियल बैंक्स के अंदर, जो कि बैंकिंग यूनिट सेटअप नहीं कर सकते। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा हमारे पास 1 ओनली, आंसर हो जाएगा A। क्वेश्चन नंबर 7 है, they are high profile institutional investors that are allotted share before the subscription open for retail and other investors and have to commit to holding their shares for a certain period after listing। These investors also aid in price discovery of the IPO and get guaranteed allotment a day before the IPO opens to the public, are normally allocated 60% of the QIB quota। Which of the following investors are referred इन दी अबव लाइन। तो यहाँ पे किस इन्वेस्टर्स की बात की जा रही है, तो ऐसा कौन है भाई, हाई प्रोफाइल इन्वेस्टर, जो कि क्या करता है, जहाँ पे जिसको शेयर पहले से ही एलोकेट कर दिए जाते हैं, है ना, जिसको एलोकेट कर देते हैं शेयर बिफोर जो सब्सक्रिप्शन होता है ओपन टू द रिटेल एंड अदर इन्वेस्टर्स। तो आपको पता होना चाहिए जो एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए दूसरे रिटेल जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे पहले एंकर इन्वेस्टर्स को दे दिया जाता है। एंजल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं भाई, ये एक ऐसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं कैपिटल फॉर द बिजनेस स्टार्टअप्स। ओके, ओके, एंड वेंचर कैपिटलिस्ट, ये पता होना चाहिए वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होते हैं, है ना, ये वेल्दी इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि, है ना, दे लाइक टू इन्वेस्ट इन द कैपिटल इन सच अ बिजनेस जो कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर्सपेक्टिव होता है ना, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर्सपेक्टिव। सपोज करो टेक सब जो टेक चीज़ें जैसे कि लाइक हम लोग फिजिक्स वाला जो हो गया, उसमें हमारे पे इन्वेस्ट करने वाले जो हैं वो वेंचर इन्वेस्टर्स हो गए। सो जिनमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है उसको क्या बोलते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है ना। सो ये हो गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है यार, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट और कंसिडर दी फॉलोइंग रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड इशू इन इंडिया। तो जो पिछले वाला क्वेश्चन था उसमें एंकर इन्वेस्टर्स के बारे में पूछा गया, बिकॉज इनके लिए जो शेयर्स है ना वो रिटेल इन्वेस्टर्स को देने से पहले दे दिए जाते हैं। एंड दिस इन्वेस्टर्स ऑल्सो एड इन प्राइस डिस्कवरी ऑफ द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो कि प्राइमरी मार्केट में होता है।
ठीक है, एंड गेट गारंटीड अलॉटमेंट अ डे बिफोर द आईपीओ ओपन्स टू द पब्लिक। बिल्कुल सही बात है, आईपीओ ओपन टू द पब्लिक से पहले इनको मिल जाता है। सो दिस आर कॉल्ड एज एंकर इन्वेस्टर्स। एंकर मतलब सबसे पहले वाले। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड इशूड इन इंडिया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड जो कि इंडिया के अंदर इशू किए जाते हैं उसके बारे में हमको बताना है। ठीक है, इन ग्रीन बॉन्ड द मनी रेज्ड बाय द इशूअर इज अनमार्क्ड टूवर्ड फाइनेंसिंग ग्रीन प्रोजेक्ट्स लाइक रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्लीन ट्रांसपोर्टेशन। बिल्कुल सही बात है यार, ग्रीन बॉन्ड के अंदर तो ग्रीन जो बॉन्ड्स होते हैं वो ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए होते हैं, लाइक रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्लीन ट्रांसपोर्टेशन। बिल्कुल सही बात है यार। स्पेशल इम्पैक्ट बॉन्ड्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स विद द पब्लिक सेक्टर और गवर्निंग अथॉरिटी इन विच, तो हाँ स्पेशल इम्पैक्ट बॉन्ड की बात करनी है, इन विच द रीपेमेंट एंड रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट डू नॉट डिपेंड अपॉन द अचीवमेंट ऑफ द डिजायर्ड सोशल आउटकम। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? गलत बात है। जो सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड होते हैं वो बिल्कुल सही बोल रहा है कि पब्लिक या फिर गवर्निंग अथॉरिटी के साथ रिलेटेड है ना, वेयर बाय इट पेज फॉर अ बेटर सोशल आउटकम। ठीक है, और रिटर्न जो होते हैं इट इज़ अपॉन दी अचीवमेंट ऑफ द सोशल आउटकम। सो इट इज़ नॉट डिपेंड बोल रहा है, गलत बोल रहा है भाई, इट डिपेंड्स ऑन दिस। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? पे फॉर सक्सेस कॉन्ट्रैक्ट। पे फॉर सक्सेस कॉन्ट्रैक्ट। इनकट हमसे पूछा है, इनकट जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बीमा मंथन 2022। बीमा मंथन जो कि उस समय न्यूज़ में था, अभी तो ऑब्सोलीट हो गया, बट हाँ क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। बीमा मंथन के बारे में हमसे पूछा गया है। बीमा मंथन इज एन हैकाथॉन विद द थीम इनोवेशन इन इंश्योरेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय सेबी। देखो भाई, बीमा मंथन जो है ना, इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने डेवलप किया था, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी कौन? IRDI, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, है ना, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको डेवलप किया था, नॉट बाय द सेबी। ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन विथ इंडियन ओरिजिन आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द हैकाथॉन। गलत बात है भाई, एनीवन, चाहे वो इंडिया का हो चाहे इंटरनेशनल एंटिटी हो, दोनों। बीमा मंथन एम फॉर इनोवेटिव टेक्नोलॉजी टू स्टॉप मोटर इंश्योरेंस फ्रॉड, फैसिलिटेट ऑटोमेटिक डेथ क्लेम प्रोसेसिंग एज वेल एज एन इंश्योरेंस इंक्लूसिविटी। बिल्कुल सही बात है, बीमा मंथन में कोई किसी की डेथ हो गई तो ऑटोमेटिक डेथ क्लेम को एक तरह से ये क्या करता है? फैसिलिटेट करता है। मोटर इंश्योरेंस फ्रॉड को एक तरह से ये हटाता है, रोकने की बात करता है। तो सही बोला है हमसे, सही पूछा गया, सही हो जाएगा C3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 10 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। हमको किसके बारे में पूछा गया है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में पूछा गया है। PM जन आरोग्य योजना इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है? नो भाई नो, इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। मतलब सेंटर और स्टेट आपस में मिलकर फंड करते हैं। ठीक है, इसमें 60:40 है भाई, दिस इज इनकरेक्ट। जन आरोग्य योजना, द स्कीम कवर बोथ द प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। बिल्कुल सही बात है यार, हॉस्पिटलाइजेशन से पहले, और यहाँ पे हमारे पास पता होना चाहिए आदमी को कि ₹5 लाख पर फैमिली पर ईयर दिया जाता है। एंड द बेनिफिशियरी आइडेंटिफाइड बाय सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे कैशलेस एक्सेस होता है टू दी हेल्थ सर्विसेज, एंड 3 दिन पहले हॉस्पिटलाइजेशन के एंड 15 दिन बाद पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है, इसको कवर किया जाता है। 3 डे प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड 15 डे पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर होता है इसके अंदर। हमसे कट पूछा है, कट जाएगा 2 और 3 ओनली, आंसर हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? विच द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल फंड फाइनेंशियल मैकेनिज्म। इनमें से कौन कौन सा म्यूचुअल फंड फाइनेंशियल मैकेनिज्म के ऊपर बेस्ड है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, क्या वो हमारे पास म्यूचुअल फंड फाइनेंशियल मैकेनिज्म पे बेस्ड है? बिल्कुल सही बात है यार, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड भी म्यूचुअल फंड इन फाइनेंशियल मैकेनिज्म पे बेस्ड है। रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी इन पे बेस्ड है ना। भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये भी हमारे पास म्यूचुअल फंड पे बेस्ड है। बिकॉज समझना यहाँ पे क्या होते हैं, ये सब चीज़ डिज़ाइन किए गए हैं जिससे छोटे छोटे पैसा हर आदमी से लिया जाए,
है ना, एंड जिससे क्या होगा लॉन्ग टर्म पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। सो म्यूचुअल फंड फाइनेंशियल मैकेनिज्म पे सारे के सारे बेस्ड हैं यार। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटीड कॉर्पोरेशन DICGC इज करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, DICGC के बारे में करेक्ट पूछा गया है। इट रजिस्टर्स अ बैंक एज इंश्योर्ड इमीडिएटली एंड ऑटोमेटिकली ऑन इंश्योरेंस ऑफ बैंकिंग लाइसेंस, है ना। ये जो DICGC है वो क्या बैंक को रजिस्टर करते हैं यार, है ना। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है यार। एंड बैंकिंग लाइसेंस मिलते ही फॉर ऑल इंश्योर्ड बैंक्स पेमेंट ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम इज कंपलसरी। बिल्कुल सही बात है, समझना। बैंक को डूबने से एक प्रकार से बचा रहे हैं, बिकॉज आपने जो डिपॉजिट आपने बैंक पे किया आपके पैसे को डूबने से बचा रहे हैं, क्योंकि गारंटी कौन करता है? DICGC। डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर 1 लाख पर डिपॉजिट पर बैंक। देखो भाई ये गलत है इसको, क्योंकि रिसेंटली हमारे पास पहले 1 लाख था, है ना, बट इसको बढ़ा कितना कर दिया गया? 5 लाख तक ये डिपॉजिट कवर करता है। मतलब आप सपोज करो आपने 5 लाख तक कवर जमा किया और बैंक डूब गया तो पैसा कौन देगा? DICGC देगा। सो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 13 है कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी PM फसल बीमा योजना। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, PM फसल बीमा योजना के बारे में बताना है। PM फसल बीमा योजना इज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर बट एडमिनिस्टर्ड बाय IRDAI अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्या ये सही है? ये गलत है। इसको लॉन्च किसने किया था भाई, फसल बीमा योजना को? देखो इसको लॉन्च किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर में। ये तो सही है, बट इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय IRDAI बोल रहा है, वो गलत बोल रहा है भाई। इट इज बोथ एडमिनिस्टर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। द स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड ऑन इट इज इम्प्लीमेंटेड ऑन एन एरिया अप्रोच बेसिस। बिल्कुल सही बात है यार। एरिया अप्रोच बेसिस का मतलब क्या है? जो यूनिट ऑफ इंश्योरेंस है हम जो प्रोवाइड करते हैं वो विलेजेस को पंचायत लेवल पे, है ना, अलग अलग नाम पे मेजर क्रॉप्स के लिए, है ना, यूनिट ऑफ साइज जो है वो लेवल के लेवल पे होता है, अलग अलग लेवल पे हम यहाँ पे यूनिट, सही बोल रहा है, एरिया अप्रोच बेसिस पे, मतलब ये पंचायत ये पंचायत ये पंचायत बेसिस हम फसल बीमा योजना देते हैं। द स्कीम इज़ मैंडेटरी फॉर लोनी फार्मर। ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है यार, है ना। 2020 के अंदर इससे पहले मैंडेटरी था, बिकॉज जो ये फसल बीमा योजना है ना ये कब लॉन्च हुआ? 2016 के अंदर, ठीक है। उससे पहले मैंडेटरी था कि हर जो लोन लिया फार्मर्स को फसल बीमा योजना कराना ही पड़ेगा, बट 2020 में इसको मैंडेटरी जो था वो हटा दिया प्रोविजन को। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा C टू ओनली। क्वेश्चन नंबर 14 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क। हमको किसकी बात करनी है? PCA फ्रेमवर्क की बात करनी है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क की। Prompt corrective action is a qualitative tool introduced by the Ministry of Finance under which direct action is taken on weak banks to ensure the financial health of the bank। ये तो सबको पता होगा भाई prompt corrective action क्या है। कोई भी बैंक है सपोज वो डूब रहा है, उसका वो ठीक से पैसा नहीं दे पा रहा है लोगों को, तो क्या करता है? prompt corrective action एक फ्रेमवर्क चलता है यार, ठीक है, जिसमें जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उसको पैसा दे दिया जाता है, ठीक है। तो इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने किया था। क्या गलत है भाई? इट इज़ इंट्रोड्यूस बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट। PCA framework is applicable only to the commercial bank and does not extend to the cooperative banks, non-financial और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज NBFCs। देखो भाई ये जो है ना प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन ये कमर्शियल बैंक्स को तो कवर करता ही करता है, ठीक है ना, कवर करता ही करता है, बट NBFCs को भी कवर करता है यार, ठीक है। तो ये गलत बोल रहा है कि ये जो है NBFCs को एक्सक्लूड कर देता है, वो गलत है ना। कोऑपरेटिव बैंक्स, अभी प्रोविज़न देखो पहले सही था यार, मतलब समझना अमेंडमेंट हो गया। पहले जो था ये जो PCA का जो फ्रेमवर्क था उसी पर सिर्फ कमर्शियल बैंक्स पे था, NBFCs के लिए नहीं था, कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए नहीं था, बट नाउ इट इज़ एप्लीकेबल। सो दिस इज ओनली टू बोल रहा है तो गलत बोल रहा है यार। A bank prohibited from expansion of credit investment portfolio under PCA will
हावेवर बी अलाउड टू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ अदर हाई क्वालिटी लिक्विड इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल सही बात है। ऐसे बैंक जो कि एक्सपांड नहीं कर सकते बिकॉज उनका लोन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एसेट बहुत ज़्यादा है, तो लेकिन वो क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। ये सही है यार, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 3 ओनली, बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। डी सिप्स की बात करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये चीज़, है ना। डी सिप बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, तो डी सिप्स के बारे में बात करनी है। डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स मतलब जो कि डोमेस्टिक सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट हो ऐसे बैंक्स। तो द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्लेस डी सिप इन अप्रोप्रिएट बकेट डिपेंडिंग अपॉन द सिस्टमिक इम्पोर्टेंस स्कोर। क्या ये सही है भाई? बिल्कुल गलत है, बिकॉज जो डी सिप है ना, इट इज़ एडेप्टेड 2008 के जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ थे जिसमें बैंक डूब जाती थी, उसको देखते हुए डी सिप्स को यहाँ पे बनाया गया, ठीक है। एंड इसके अंदर हमारे पास ना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिफरेंट बैंक को प्लेस नहीं करती डिफरेंट कैटेगरी में, बट दी आरबीआई प्लेसेस डिफरेंट बैंक्स इन डिफरेंट कैटेगरी यार। ओके, तो छोटी छोटी चीज़ आपको समझनी है कि कहाँ पे घुमाया जा रहा है क्वेश्चन। पूरी चीज़ें तो ठीक हो रही है, बट जहाँ पे मिनिस्ट्री डिफरेंट कर दे रहा है, कहीं पे कौन इसको लॉन्च किया वो डिफरेंट कर दे रहा है ना। तो इसको आपको ध्यान देना है मेन चीज़ जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो। ड्यू टू देयर इकोनॉमिक एंड नेशनल इंपॉर्टेंस द बैंक नीड टू मेंटेन अ हायर शेयर ऑफ रिस्क वेटेड एसेट एज टायर 1 इक्विटी। बिल्कुल सही बात है यार। अब देश में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एंड नेशनल इंपॉर्टेंस हो जा रहे हैं, डी सिप्स का डोमेस्टिकली इंपॉर्टेंट बैंक है ना, सो इसकी वजह से इनको क्या कहता है, रिस्क वेटेड एसेट जो है वो टायर 1 इक्विटी के फॉर्म में, मतलब जो कोर इक्विटी है उसके फॉर्म में रखना पड़ता है। हमसे इन कैट पूछा, इन कट जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 16 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिपॉजिटरी रिसीट्स। डीआरस की बात करनी है, डिपॉजिटरी रिसीट्स की। डिपॉजिटरी रिसीट इज अ नेगोशिएबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय अ बैंक टू reflect the security of foreign companies publicly traded security that are exchanged on a local stock exchange। कि ये नेगोशिएबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं यार? हाँ बिल्कुल नेगोशिएबल हैं, है ना। एंड इसको इशू कौन करता है? ऐसे बैंक जिनको रिफ्लेक्ट करना है सिक्योरिटी ऑफ द फॉरेन कंपनी, ठीक है, पब्लिकली ट्रेडेड सिक्योरिटीज़ का। बिल्कुल सही बात है। एंड इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स इज a financial instrument that allow an Indian company to raise fund in another country। देखो भाई, जितने भी डिपॉजिटरी रिसीट्स हैं, है ना, वो किसको अलो करते हैं? फॉरेन कंपनी टू रेस फंड इन इंडिया, है ना, नॉट टू दी इंडियन कंपनीज की वो दूसरे देश में फंड रेस करें। सो दिस इज इनकरेक्ट। नाम से समझ आ रहा है, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स मतलब आपको इंडिया में डिपॉजिट करने के लिए रिसीट चाहिए यार। इनकट हमसे पूछा, इनकट जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, तो हमेशा मैक्सिमम चीज़ देखना, इकोनॉमिक्स थोड़ी छोटी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, बट आप मैक्सिमम चीज़ों को नाम से समझ जाओगे, थोड़ा सा उसके कोर चीज़ों के बारे में बात करोगे, उसको कोर चीज़ों के बारे में आपको पता रहेगा, तो आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि हाँ कौन सी मिनिस्ट्री इसके साथ डील करती है और कौन सी इसको लॉन्च कर सकती है। जैसे कि डी सिप्स वाला जो है, आपको समझना कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कैसे देखेगा इस चीज़ को, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हाथ में नहीं है, मेन चीज़ जो है ना आरबीआई के हाथ में है कि वो क्या करता है, डूबने से देश की इकोनॉमी को बचाता है। स्टेबिलिटी ओवर ग्रोथ सुना होगा ना, स्टेबिलिटी मेंटेन करने का काम। तो आप तुक्का लगा सकते हो इस प्रकार। तुक्का तो नहीं बोलेंगे, इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट गैस। क्वेश्चन नंबर 17 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई, जिसने यूपीआई लॉन्च किया है। हाँ, एनपीसीआई की बात करनी है। द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज अ वोली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू ऑपरेट द रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया। क्या जो एनपीसीआई है उसको आरबीआई ओन करता है यार? गलत बात है, बिकॉज ये आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन ने दोनों ने मिल के इसको बनाया था। तो ऐसे नहीं कि सिर्फ और सिर्फ इसको आरबीआई ही इसको देखता है। इट इज़ आरबीआई प्लस आईबीए, इंडियन बैंक एसोसिएशन। इट हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 1956। बिल्कुल सही बात है, एनपीसीआई को एक नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी बनाया गया, वरना यहाँ से पैसा लोगों का इधर से उधर हो रहा है, इसमें प्रॉफिट निकालना चले तो फिर कौन इस्तेमाल करेगा। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 18 है, वी सुब्रमण्यम कमिटी, उषा थ्रोट कमिटी, VH मलिंगम कमिटी
एंड विमल जलान कमेटी। तो देखो इसमें तो आपको एक चीज़ को सुनना लगेगा, विमल जलान सबसे लेटेस्ट यही सुनना लगता है, ठीक है। तो विमल जलान कमेटी किसके रेफरेंस में हमारे पास बना था ये आपको बताना है। तो इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क को देखते हुए यहाँ पे ये सारे बने थे यार, है ना, जिसमें जो रिस्क कैपिटल रिक्वायर्ड है बाय द सेंट्रल बैंक वाइल टेकिंग इनटू अकाउंट डिफरेंट रिस्क, ठीक है। मतलब क्या है कि एक बैंक जो है, सपोज करो वो उसका मुश्किल समय आ गया है, ठीक है, वो पैसा उसकी कमी हो गई है, तो जो रिस्क कैपिटल है जितना चाहिए उस सेंट्रल बैंक, मतलब सेंट्रल बैंक को कितना चाहिए कि वो जो डिफरेंट अकाउंट हैं उनको ठीक कर पाए, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो पैसा नहीं चुका रहे हैं उनको ठीक कर पाए, उसको एक तरह से हम क्या बोल रहे हैं यार, यहाँ पे कैपिटल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बोल रहे हैं। तो उसके रेफरेंस में ये सब कमेटी बनी थी, है ना। विमल जलान सबसे लेटेस्ट है और सबसे ज़्यादा सुना लगता है, मेरे को तो ऐसा लगता है। क्वेश्चन नंबर 19 है यार, अ सेंट्रल बैंक बैलेंस शीट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ वेरियस फंक्शन, particularly its role as a monetary authority and as a banker of the government and bank. The structure of the asset and liabilities of the Reserve Bank are more or less in line with the balance sheet followed by the most central bank. Which of the following constitute the liability of the RBI? तो यहाँ पे पास किया गया ऊपर में आपको कंफ्यूज करने के लिए, बट हाँ आपसे पूछा गया लाइबिलिटी ऑफ RBI क्या है ना। नोट इशूड एंड नोट इन सर्कुलेशन, तो नोट जो सर्कुलेट कर रहा है RBI वो लाइबिलिटी है क्या? बिल्कुल 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 लाइबिलिटी है भाई, क्योंकि आप सपोज करो 100 रुपये में लिखा होता है यहाँ पे कि आपको गारंटीड है, जो पेयर है इस नोट को उसको आपको 100 रुपये का चीज़, सपोज 100 रुपये का नोट है तो 100 रुपये का आपको उसमें क्वांटिटी देना पड़ेगा, 100 रुपये का सर्विस देना पड़ेगा। इसको किसने यहाँ पे इशू किया है? RBI ने। तो ये लाइबिलिटी है। अगर ये आदमी पेमेंट करने से 100 रुपये का चीज़ें देने से मना करे तो आप इस 100 रुपये का नोट लेकर RBI के पास जा सकते हो और बोलेगा कि भाई मेरे को 100 रुपये का सर्विस दो, तो दे सकते, अब RBI देना पड़ेगा। तो द लाइबिलिटी डिपॉजिट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने कोई भी चीज़ डिपॉजिट किया है RBI के अंदर तो हमारे पास क्या है, वो भी एक तरह से लाइबिलिटी है, उसकी जवाबदेही उसको वापस देना पड़ेगा। लोन्स एंड एडवांस टू शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सपोज करो RBI ने किसी बैंक को लोन दिया तो उसमें क्या होगा, RBI का वो एसेट है बिकॉज उसमें इंटरेस्ट मिल रहा है ना यार उसको, ठीक है ठीक है। तो ये हमारे पास इनकरेक्ट होगा, इट इज़ नॉट अ लाइबिलिटी, इट इज एन एसेट। करेक्ट हमसे पूछा, कट जाएगा A1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 20 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। हमको बात किसकी करनी है? डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की बात करनी है। इनकरेक्ट पूछा गया है। इन इंडिया द फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन वाज ऑपरेशनलाइज्ड इन 1948 विद द सेटिंग अप ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या पहली बार इंडिया में, हाँ 1948 में बना था क्या इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन? देखो भाई, पहला जो बना था वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया नहीं बना था। पहला जो DFI था, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन था, वो IFCI था, दैट इज इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन। नॉट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है वो तो 1964 में बना था, सो वो तो बाद में आया है। DFI do not accept deposit from people but they raise fund by borrowing funds from the government and by selling their bonds to the general public। क्या ये सही है यार? बिल्कुल सही बात है। डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और सिंपल से कोई बड़ी चीज़ नहीं हो रही है। ये सपोज करो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, ये नॉर्मल बैंक्स हैं, ठीक है, नॉर्मल बैंक्स। तो क्या करते हैं, लोगों से पैसा लेते हैं, उन पैसा को उधारी दे देते हैं, ठीक है, उनको लोन में दे देते हैं। ये क्या करते हैं, ये गवर्नमेंट से पैसा लेते हैं और इन गवर्नमेंट का पैसा को देते हैं किसको, लोगों को, एंड उनसे सिक्योरिटी ले लेते हैं। दोनों में डिफरेंस समझ गए? नॉर्मल बैंक्स लोगों से पैसा लोगों में बांट रहे हैं, बट ये गवर्नमेंट का पैसा लेके लोगों में बांट रहे हैं। एक प्रकार से इसका इंटरेस्ट देना पड़ता है बाद में, वो ठीक है, तो इसका ज़्यादा इंटरेस्ट किसका रहेगा, लोगों का। लोगों को पैसा देगा तो इंटरेस्ट लेगा ना, तो यही इस प्रकार से काम करते हैं, ठीक है। सो इट डज नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट, बिल्कुल सही बात है, ये सीधा पैसा देते हैं, तो ये करेक्ट है यार। हमसे इनकरेक्ट पूछा, इनकरेक्ट जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन 21 देखते हैं। क्वेश्चन 21 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, हमको किसकी बात करनी है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड की बात करनी है।
National Asset Reconstruction Company has been incorporated under the Companies Act and has applied to the Reserve Bank of India for a license as an asset reconstruction company. क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? बिल्कुल सही बात है। जो NARCL था वो कि 2021 के अंदर इस यहाँ पे इंडिया ने इसको यहाँ पे ये बना था, तो इसने क्या किया, इसने एक लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था भाई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर। बिल्कुल सही है। दिस न्यू एंटिटी इज बीइंग क्रिएटेड इन कोलैबोरेशन विद बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। बिल्कुल सही बात है यार, है ना। बट मेन जो है पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर में 51% ओनरशिप है, बट दोनों ने कोलैबोरेट करके इसको बनाया था। 2021 का क्वेश्चन है, प्रीवियस मतलब पुराना क्वेश्चन है, बट हाँ हम करंट अफेयर में मेन ध्यान देंगे इकोनॉमी का, जो कि मेरा जो क्वेश्चन बैंक है उसमें मेन क्वेश्चन रहेंगे यार इकोनॉमी के। बट हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट हमको आइडिया रहता है, तो उसी से आगे पीछे क्वेश्चन बना के जो न्यूज़ में रहता है वो चीज़ें हम एग्जाम में आती है, ठीक है। बट आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो आप क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 22 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिबेंचर्स। ठीक है, डिबेंचर्स की बात करें, कुछ नहीं होता भाई, सिक्योरिटीज जैसे ही होते हैं, स्टॉक्स जैसे ही होते हैं, है ना, शेयर्स कैसे ऐसे होते हैं, बट नाम अलग, कुछ डिफरेंसेस है। इट इज़ अ टाइप ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट। बिल्कुल सही बात है, डिबेंचर्स है टाइप ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट, उधार लेने का एक इंस्ट्रूमेंट है। एंड दिस इज नॉट सिक्योर्ड बाय फिजिकल एसेट और कोलेट्रल। डिबेंचर्स में कोई भी फिजिकल एसेट या फिर कोलेट्रल नहीं होता यार। बिल्कुल आप समझना, आप किसी से पैसा उधार लेते हो तो आपको कुछ चीज़ रखना पड़ता है कि भाई जैसे मेरे पास ज़मीन का कागज़ात है तो ज़मीन का कागज़ात रखा हूँ उसके पास, ये लैंडर है कोई आदमी, है ना, ये बोरोवर है कोई आदमी, मी एंड यू आपसे मैं पैसा ले रहा हूँ तो मेरे को कुछ देना रखना, कोलेटर रखना पड़ेगा ना। बट डिबेंचर केस में ऐसा नहीं होता यार, कोई भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, है ना, एक तरह से। तो दिस इज करेक्ट। डिबेंचर होल्डर हैव राइट टू वोट इन द कंपनीज जनरल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर। बिल्कुल सही बात है, ये डिबेंचर कहलाएगा, ठीक है। तो डिबेंचर होल्डर जो होते हैं, जिसमें सपोज करो यहाँ पे ये डिबेंचर नहीं होगा, डिबेंचर केस में हमारे पास क्या होता है, कोई सिक्योरिटी नहीं होती, नो कोलेट्रल, तो यहाँ पे डिबेंचर कहलाएगा। तो डिबेंचर जिनके पास है उनके पास क्या राइट टू वोट होता है भाई, बिल्कुल ऐसा लगेगा, बट इज इनकरेक्ट। ओके, एंड यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है ना डिबेंचर होल्डर को, एक तरह से कुछ कोलेट्रल नहीं है, बट हाँ एक कागज़ में लिख के कि हाँ मेरे से पैसा लिया है, उसको डिबेंचर होल्डर बोलते हैं। एंड वो डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है यार, वही उसकी कमाई है। सिर्फ कंपनी की जनरल मीटिंग में इसको वोट देने का कोई अधिकार नहीं है। दे आर ऑफन ईजी टू सेल इन स्टॉक, दे आर ऑफन ईजी टू सेल इन द स्टॉक एक्सचेंजेस एज दे कंटेन लेस रिस्क देन इक्विटी। देखो भाई बिल्कुल सही बात है, इक्विटी के कंपेरिजन में जो डिबेंचर्स हैं उनमें कम रिस्क होता है, इसीलिए हमारे पास ये आसानी से इसको बेच सकते हैं, है ना। और उसके साथ साथ इनमें लो इंटरेस्ट रेट भी होता है, इसलिए कंपनी से इसको आसानी से बेच सकती हैं, कोई भी इन्वेस्टर इसको आसानी से बेच सकता है स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर। इक्विटीज़ के मुकाबले यहाँ पे हमारे पास जो स्टॉक्स होते हैं उससे मुकाबले यहाँ पे कम रिस्क होता है यार, बिकॉज उसका शेयर ऊपर नीचे होता रहता है, बट इसमें कम चांसेस हैं, है ना, नुकसान के। करेक्ट हमसे पूछा गया है, कट जाएगा बी, 1 और 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 23 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। ट्रेड्स, आपने बहुत सारा ऐड देखा होगा ना टीवी में, ट्रेड्स। तो ट्रेड्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है यार। ट्रेड्स के बारे में हमसे पूछा गया है, करेक्ट। ट्रेड्स इज एन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर फैसिलिटेटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज through multiple financiers authorized by the Payment and Settlement System Act 2007। कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जो कि फाइनेंसिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स को यहाँ पे फैसिलिटेट करते हैं। बिल्कुल सही बात है, एमएसएमई के साथ रिलेटेड हैं, याद रखना। कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, PSUs एंड एनी अदर इक्विटी कैन पार्टिसिपेट एज सेलर एज वेल एज बायर इन ट्रेड्स। देखो भाई सिर्फ और सिर्फ MSMEs, ठीक है, ओनली MSMEs आर अलाउड, है ना, एज सेलर, ओनली MSMEs आर अलाउड एज सेलर इन दी ट्रेड्स, है ना। कॉर्पोरेट जो है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है, PSUs जो है, ये बायर की फॉर्म में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेलर्स की फॉर्म में देखो कि बायर एंड सेलर दोनों लिखा है ना भाई, इसीलिए गलत है ये। करेक्ट हमसे पूछा, कट जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन 24 है, लास्ट क्वेश्चन है यार, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया। हमको बात किसकी करनी है, इंश्योरेंस सेक्टर की। बोथ दी लाइफ इंश्योरेंस एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस आर रेगुलेटेड बाई IRDAI, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लाइफ एज वेल एज नॉन लाइफ दोनों को यही रेगुलेट करता है क्या, बिल्कुल सही बात है। विच वॉज सेटअप बाय द रिकमेंडेशन ऑफ आर एन मल्होत्रा कमेटी। दिमाग में रख लो, इंश्योरेंस सेक्टर जो है ना, IRDAI जो है उसको
1999 में एक बनाया गया था एक ऑटोनोमस बॉडी जो कि आर.एन. मल्होत्रा के रिकमेंडेशन में बनाया गया था, जो कि इंश्योरेंस एंड नॉन इंश्योरेंस सेक्टर दोनों को रेगुलेट करता है। इंडिया इज एट पार विथ इंटरनेशनल एवरेज इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन फॉर लाइफ इंश्योरेंस एंड इन नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर। बिल्कुल गलत है भाई। इंडिया इज इन पार विद द इंटरनेशनल एवरेज इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन फॉर लाइफ इंश्योरेंस, बट हमारे पास नॉन लाइफ इंश्योरेंस में उतना हमारे पास कवरेज नहीं है यार दुनिया के मुकाबले। लोग जीवन का बीमा तो करते हैं, बट जैसे कि गाड़ी का बीमा, मोबाइल का बीमा, ये सब चीज़ में ज़्यादा ध्यान नहीं देते। चश्मे का बीमा है ना, मैं क्या चश्मा खरीदते हैं तो चश्मे का बीमा का लोग बोलता है, तो उतना हम उसमें ध्यान नहीं देते। लाइफ के बीमा में हाँ ध्यान देते हैं, तो उसका इंश्योरेंस पेनिट्रेशन अच्छा है लाइफ का इंटरनेशनल एवरेज से, बट हाँ नॉन लाइफ इंश्योरेंस का उतना अच्छा नहीं है, उससे इंटरनेशनल एवरेज से बिलो है यार। इनकट हमसे पूछा, इनकट जाएगा बी टू ओनली। तो ये हमने क्वेश्चन देखे भाई, फाइनेंशियल सेक्टर्स थे है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन देखे हैं, छोटी छोटी चीज़ों को मिस हमने नहीं किया। यही छोटी छोटी चीज़ें आती है जो कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज इकोनॉमिक थोड़ा सा टफ नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ी चीज़ें ज़्यादा होती हैं, थोड़ी ज़्यादा चीज़ें को फैक्चुअल होती है ना, तो इसीलिए लोगों को लगता है टफ है। टफ नहीं यार, थोड़ा सा टाइम दोगे, समय लगता है यार। आप 10 घंटे दे रहे हो पॉलिटी में, तो अब इसमें 15 घंटे दो, समय होगा, धीरे धीरे चीज़ें दिमाग में जाती है, बट आपको टाइम देना पड़ेगा यार, समय लगता है इसमें।